happened here? मूवी शुरू होती है वॉर की कंडीशंस को दिखाते हुए। दरअसल यूरोप और रशिया के बीच में काफी वक्त से जंग चल रही थी, जिसकी वजह से यूरोप के शहर मोल्डोवा को काफी तबाही का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रशिया के अगेंस्ट लड़ने के लिए यूरोप अमेरिका से कांटेक्ट करता है, जिसके बाद अमेरिका अपने सोल्जर्स को यूरोपियन आर्मी की मदद के लिए भेज देता है। यहाँ यूएस आर्मी के पास कुछ हाईटेक वेपन्स है जो उनके काफी काम आ रहे थे, जिनमें से सबसे पहले था इनका हेलमेट कैम, यानी कि इनके हेलमेट में कैमरास इंस्टॉल्ड हैं जिनसे न सिर्फ ये फुटेज बल्कि साउंड भी रिकॉर्ड करते हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग लाइव बेस कैंप में देखी जाती है। अब एक दिन एक ऑफिसर जिनका नाम डेविस है, वो इंस्पेक्शन करते हुए एक बिल्डिंग में आते हैं, जहाँ पर उन्हें एक रूम से कुछ आवाजें आती हैं और वो उन आवाजों का पीछा करते हुए उस रूम में पहुंच जाते हैं, मगर वहाँ पर उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। तब उनके हेलमेट कैम में उन्हें कुछ इनविजिबल सा शैडो नजर आता है। ये शैडो क्या है उन्हें समझ नहीं आ रहा था। वो शैडो के करीब जाने लगते हैं ताकि जान सके कि वो है क्या, और उस शैडो के ऑफिसर को टच करते ही उन्हें एक झटका लगता है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही मिस्टीरियस हमले होते रहते हैं जिनका रीजन किसी को पता नहीं था। सीन मूवी के प्रोटैगनिस्ट डॉक्टर मार्क क्लेन पर जाता है, जो कि अपने एक न्यू एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे होते हैं। उनके एक्सपेरिमेंट की खासियत ये थी कि वो एक ऐसे लेजर प्रोजेक्टर पर काम कर रहे थे जिसे कि पानी पर प्रोजेक्ट करने से फौरन उसकी स्टेट बदल जाती है। मतलब अगर वो बर्फ है तो सेकंड्स में पानी बन जाएगा, और अगर पानी है तो वेपर्स। क्लैन जब ये वेपन आर्मी को प्रेजेंट करता है तो वो उसे बहुत ही इम्प्रेस होते हैं, मगर अब आर्मी इस वेपन को किसी और काम के लिए यूज करना चाहती थी, जिसके लिए वो इसे इंसानों पर टेस्ट करना चाहते थे। ये सुनकर क्लैन हैरान होता है क्योंकि उसने ये प्रोजेक्ट इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बनाया था, मगर वो इस बारे में कुछ भी कर पाए इससे पहले ही उसे मोल्डोवा जाने के ऑर्डर्स मिलते हैं, जहां पहुंचकर वो जनरल ऑर्लैंडो और सीआईए एजेंट मैडी से मिलता है। दरअसल उन्हें ऑफिसर डेविस की मिस्टीरियस मौत को फिगर आउट करने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि उनकी मौत कैसी हुई है ये समझ पाना मुश्किल था। उनकी बॉडी पर जाहिरी तौर पर तो कोई भी चोट के निशान नहीं थे, मगर उनकी मौत बॉडी के सभी ऑर्गन्स फ्रीज होने से हुई है। लेकिन फुटेज के अकॉर्डिंग ये सब इतना मिस्टीरियसली हुआ है कि इसका रीजन जानना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर मैडी बताती है कि उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये क्या है, मगर लोकल लोगों का कहना है कि ये अराथ्रा नाम की कोई स्पिरिट है जो कि वॉर होने की वजह से आजाद हुई है। मगर हमें ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू रशियन सोल्जर्स खुद को इनविजिबल बना रहे हैं। मगर डॉक्टर क्लैन को ये बात समझ नहीं आ रही थी। वो कहता है कि चलो ठीक है, अगर ये रशियन सोल्जर्स का कोई हाईटेक सूट है तो फिर इस सूट की मदद से वो सिर्फ खुद को इनविजिबल बना सकते हैं, मगर वो कोई गन यूज करते, ग्रेनेड यूज करते उन्हें मारने के लिए। मगर यहाँ तो उनके मारने का तरीका ही अपने आप में ही एक मिस्ट्री है, जहाँ कुछ ही सेकंड में इंसान अंदर से जमकर मर रहा है। मैडी कहती है कि शायद ये कोई खास तरह का शॉक यूज कर रहे हैं जिससे कि इंसान की मौत होती है, मगर क्लैन कन्विंस नहीं होता। वो कहता है कि अगर ये कोई इंसान ही है तो एटलीस्ट उसे गोली लगकर मरना तो चाहिए, मगर ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। और चलो मान भी लेते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी है, तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी रशिया के पास कैसे आई? तो मैडी कहती है कि वहाँ की गवर्नमेंट भले ही करप्टेड क्यों ना हो, मगर वो बिलियंस में पैसे अपने रिसर्च प्रोजेक्ट पर लगाया करते थे। अब इन्हें वो जो भी चीज थी उसकी सबसे पहले एक क्लियर पिक्चर चाहिए थी, जिसके लिए क्लैन स्पेक्ट्रल कैमरा मंगवाता है। फिर मीटिंग के दौरान उन्हें पता चलता है कि इनकी एक टीम मिशन पर उन्हीं बिल्डिंग्स में गई थी जो कि अभी तक वापस नहीं आई है, और उन्हीं से कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। तो अब ये उनका रेस्क्यू मिशन प्लान करते हैं, जिसमें कि डॉक्टर क्लैन और मैडी भी जाने का डिसाइड करते हैं ताकि वो उस कैमरा से क्लियर पिक्चर ले सकें। अब मिशन शुरू होता है और ये उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं। एक जगह पर सोल्जर को बाथटब के नीचे कुछ हलचल महसूस होती है। उसे उठाने पर वो देखते हैं कि वहां पर मिसिंग टीम के कैप्टन कॉमस्टॉक छुपे हुए हैं। वो बताते हैं कि वो इसी बाथटब के नीचे छुपने की वजह से अभी तक जिंदा हैं। उनकी बाकी की टीम मेंबर्स मारे जा चुके हैं। अब डॉक्टर क्लैन एक दूसरी जगह से सोल्जर के मूवमेंट्स को डिटेक्ट कर रहे थे, जहाँ पर उन्हें एक जगह वही साया नजर आता है, तो वो सोल्जर को उसे शूट करने को कहता है। सोल्जर वैसा ही करता है, मगर गोली का उस शैडो पर कोई भी असर नहीं होता और एक झटके में वो शैडो उस सोल्जर को मार देता है, जिसके बाद वो शैडो बाकी सोल्जर को भी मारने आगे बढ़ती है। सोल्जर भी उस शैडो पर अटैक करते हैं, मगर इसका कोई फायदा नहीं था। उल्टा हड़बड़ी में फायर उनके अपने ही टैंक्स पर हो जाता है और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे कि उनके टैंक्स पलट जाते हैं। ये लोग पास ही के एक बिल्डिंग में छुप जाते हैं और मजीद मदद बुलाते हैं। क्लैन अपना कैमरा ऑन करता है और उन्हें वो शैडो कैमरास पर दिखाई देते हैं। सरप्राइजिंगली वो शैडोज बिल्डिंग के अंदर नहीं आ पा रहे थे।
दरअसल वहाँ पर कुछ लोहे के टुकड़े थे जिनको ये पार नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर ये सब समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये है क्या। उसी वक्त उनको उस फ्लोर पर टीवी की आवाज आती है और जब वो लोग ऊपर जाते हैं तो उन्हें 2 बच्चे मिलते हैं, पेरी नाम की एक लड़की और उसका भाई, और उनको वहाँ पर एक कम्युनिकेशन डिवाइस भी मिलती है जिससे कि ये लोग कैंप से कम्युनिकेट होने की कोशिश करते हैं। और फिर वो लोग पूरी रात ही उस खौफनाक लोकेशन पर गुजार देते हैं और वो लोग वहीं पर फंसे होते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर को एक बात समझ में नहीं आ रही होती कि इन बच्चों ने ही वो लोहे की स्टिक्स नीचे फेंकी थी। अगर वो काम इन्होंने किया है तो जरूर ये लोग उस स्पिरिट की वीकनेस को जानते होंगे। इसलिए यहाँ पर मैडी उनसे बात करती है और उनकी लोकल लैंग्वेज में उनसे इसके बारे में पूछती है। तो जिस पर पेरी बोलती है कि ये आयरन स्टिक्स मेरे फादर ने हमारी प्रोटेक्शन के लिए लगाई थी और बैरियर बनाते वक्त ही उन स्पिरिट्स ने मेरे डैड पर अटैक कर दिया और उनकी डेथ हो गई। वो लोग अब उसकी डेड बॉडी देखने जाते हैं और डॉक्टर को उनके पॉकेट में से एक एरिया का मैप मिलता है जिस पर कि पेरी बोलती है कि ये वही जगह है जहां पर इन स्पिरिट्स ने सबसे पहले किलिंग शुरू की थी, यानी कि वो क्रिएचर्स इधर ही कहीं होंगे और उनकी वीकनेस भी। अब इनको उस बिल्डिंग में बहुत सारे छोटे छोटे आयरन के रॉड्स मिलते हैं जिससे कि ये लोग रात भर डिफरेंट वेपन्स बनाते हैं और डॉक्टर मार्कलिन भी उस हाई स्पेक्ट्रल को एक लेजर लाइट में कन्वर्ट कर देता है और उसमें एक सर्च कैमरा भी फिट कर देता है जिससे कि सिर्फ एक ही आदमी नहीं बल्कि पूरा ग्रुप ही एक वक्त में उन स्पिरिट्स को देख सकता है। और ये लोग देखते हैं कि वो स्पिरिट्स अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं पर ये लोग उस लोहे की वजह से अंदर नहीं आ पा रहे थे। फिर इनको कैंप से एक मैसेज डिलीवर होता है जो कि इनको एक लोकेशन पर जाने का बोलते हैं जो कि इस फैक्ट्री से सिर्फ हाफ माइल ही दूर था। लेकिन इससे पहले कि वो लोग जाते वो स्पिरिट्स कोई जगह ढूंढ लेते हैं अंदर आने की और वो उन पर अटैक कर देते हैं। पेरी उन सबको एक बैक डोर का रास्ता बताती है और अब ये सोल्जर बिना किसी हेलमेट के ही अपनी आंखों से उन स्पिरिट को देख सकते हैं। इन लोगों ने जो ग्रेनेड्स बनाई थी उससे इन स्पिरिट की स्पीड तो कम हो जाती है पर ये अभी भी पूरी तरीके से मरे नहीं होते। बहुत मुश्किल से ये लोग उस लोकल लोकेशन पर पहुंच गए थे लेकिन अभी तक कोई भी टीम इनको रेस्क्यू करने के लिए नहीं आई थी। इसीलिए ये लोग एक बस में छुप जाते हैं और तभी वहाँ पर एक टैंक आ जाता है और वो लोग जब इतनी सारी स्पिरिट्स को एक साथ देखते हैं तो वो बिल्डिंग पर अटैक कर देते हैं। लेकिन इतने बड़े अटैक के बाद भी वो स्पिरिट्स मरती नहीं है और वो उस टैंक को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस सब के बीच में पेरी का छोटा भाई भी होता है और वो भी मारा जाता है और अब इनकी हेल्प करने के लिए एक चॉपर आता है। अब इतनी तेज हवा की वजह से वो स्पिरिट्स उनकी तरफ नहीं जा पा रहे थे लेकिन ये बस कुछ वक्त के लिए ही था। इसीलिए यहाँ पर कैप्टन जिसके पास आयरन के बहुत सारे बॉटल्स थी वो उसको जमीन पर तोड़ देता है जिससे कि वो हवा की वजह से उन स्पिरिट्स में घुसने लगती हैं और जिसकी वजह से वो स्पिरिट्स तड़पती हैं और वो सब इसी का मौका देखकर वहां से भाग जाते हैं। वो जो चॉपर होता है वो इन सब को सिविलियन एरिया में ले जाता है क्योंकि उन स्पिरिट्स ने इनकी बेस पर भी हमला कर दिया था। वहां पर जाने के बाद इनको पता चलता है कि वहां पर बाकी सारे सिविलियंस हैं, यानी कि उन्होंने रात को सारी सिटी पर अटैक कर दिया था। और यहाँ पर डॉक्टर मार्कलिन फिर से पेरी से पूछते हैं कि वो बताए कि उसके फादर क्या काम करते हैं कि जिससे उनको ये पता चला कि ये स्पिरिट्स आयरन की हेल्प से मरती हैं। तो यहाँ पर अब वो रिवील करती है कि उसके फादर सिरामिक कंटेनर बनाते थे और ये ऐसा मैसराव के लिए करते थे जहाँ से ये स्पिरिट्स आई हैं और शायद वहीं पर कोई एक्सपेरिमेंट भी हो रहा था जिससे कि ये जो क्लोन हैं ये लोगों पर अटैक करके उनको मार रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर जनरल आता है और वो उनको बोलता है कि हमारे 1000 की तादाद में सोल्जर्स मारे गए हैं क्योंकि स्पिरिट्स पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब इसी आर्ग्यूमेंट में डॉक्टर मार्कलिन सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये क्या चीज है। फाइनली उसे पता चलता है कि ये क्या चीज है और वो बोलता है कि ये कोई नेचुरल फिनोमेना नहीं है बल्कि ये इंसानों का ही बनाया हुआ है। वो बोलता है कि जैसे हमारे एनवायरनमेंट में 4 स्टेट्स मैटर की होती हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, और जैसे आइसक्रीम टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे मेल्ट हो जाती है, ये चारों की नेचुरल स्टेट है। पर एक 5th स्टेट ऑफ मैटर भी है जो कि इंसानों ने खुद के एक्सपेरिमेंट से बनाई है आइंस्टाइन थ्योरी के थ्रू। इस थ्योरी के मुताबिक एक ऐसा स्टेट भी एग्जिस्ट करता है जहां पर सेपरेट एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर कूल डाउन किया जाता है और फिर उससे ये एटम्स अपनी नेचुरल स्टेट खो देते हैं। इस तरह इनका 4th फॉर्म चेंज होकर 5th फॉर्म बन जाता है जो कि एक वेव की फॉर्म में होती है जिससे कि एक वाटर वेपर गैस में चेंज होते हैं और इसी तरह ये एक्सपेरिमेंट फिर रिलीज होता है। इसीलिए इसे कंडेंसेशन प्रोसेस कहा जाता है। इस थ्योरी को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1920 में इंट्रोड्यूस किया था और इसी से हमें मैटर की 5th स्टेट में मिली थी।
अब उनको ये पता चल गया था कि इसी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर से ये स्पिरिट्स बनाई गई हैं। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब फिफ्थ स्टेट में रहता है तब असली आयरन या फिर सिरेमिक प्रॉपर्टी ही इस स्टेट को स्लो डाउन कर सकती है। इसीलिए जब स्पिरिट के आसपास कोई भी लोहे की चीजें आती हैं तो वो दूर भागते हैं, क्योंकि इनसे उनकी स्ट्रेंथ स्लो हो जाती है। और स्पिरिट की जो ये प्रॉपर्टी है ये कोल्ड एनवायरनमेंट में ही पैदा होती है, और इसीलिए जब स्पिरिट्स इंसानों को छूते हैं तो वो एक्सट्रीम कोल्डनेस की वजह से मारे जाते हैं। इस स्टेट में कोई भी ऑब्जेक्ट दीवार के आर पार भी जा सकता है, इसीलिए वो स्पिरिट भी वॉल्स के आर पार हो सकते हैं। लेकिन अभी भी एक सवाल था कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये जिंदा कैसे हैं? मतलब ये तो बस एक स्टेट ऑफ मैटर है, तो फिर इसमें ये जान कैसे आई? तब डॉक्टर मार्क लिन अपनी पूरी थ्योरी इनके सामने रखता है। वो कहता है कि शायद इनका ये एक्सपेरिमेंट इसी पावर प्लांट में चल रहा था। वो अपनी कुछ पिक्चर्स भी दिखाते हैं जिसमें कि पिछले 10 सालों से बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, और इस प्लांट में एक बहुत ही बड़ा सेंट्रलाइज सिस्टम भी एक्टिवेट किया गया था, और इनका शक उसी लोकेशन पर जाता है। मार्क लिन अब आर्मी ऑफिसर्स को बोलता है कि वो लोग जितने भी वेपन बेस कैंप से लिए हैं वो उनको एनर्जाइज कर सकते हैं प्लाज्मा डिस्चार्ज के थ्रू, जिससे कि ये फिफ्थ स्टेट खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से ये स्पिरिट्स मर जाएंगी। अब ये लोग उस स्टेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्लान बनाते हैं। रात को आर्मी जनरल और डॉक्टर मार्क लिन वेपन्स में कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं और वो लोग प्लाज्मिक डिस्चार्ज वेपन्स बनाने की कोशिश करते हैं। प्लान ये था कि आर्मी उन स्पिरिट्स को डिस्ट्रैक्ट करेगी, तब तक दूसरी जगह पर मार्क लिन और मैडी उस मेन लैब में जाकर उस लैब को डिस्ट्रॉय करेंगे, जिससे कि ये स्पिरिट्स मर जाएंगी। नेक्स्ट डे ये लोग उस पावर प्लांट पर जाते हैं क्योंकि उन्होंने वो वेपन्स अभी तक टेस्ट नहीं किए थे। इसीलिए वहाँ पर अब एक सोल्जर उतरता है और उसके साथ उनका एक रोबोट भी होता है। अब कोई भी मोशन को फील करते हुए वो स्पिरिट्स उनकी तरफ आते हैं, और अब आर्मी वाले भी अपने रोबोट के साथ आगे बढ़ते हैं, जिससे कि ही वो स्पिरिट करीब आते हैं। और अब आर्मी वाले प्लाज्मिक डिस्चार्ज ट्यूब की हेल्प से उन पर अटैक करते हैं, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे बहुत सारी स्पिरिट्स मारी जाती हैं। यानी कि जो ट्यूब इन लोगों ने बनाई थी, जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, वो अब सक्सेसफुल हो जाता है। दूसरी तरफ एक प्लेन मैडी और मार्कलिन को लैब में पहुंच जाता है, और जब वो लोग लैब के अंदर जाते हैं तो उनको लैब में बहुत से इंसानों की सूरत में स्पिरिट्स नजर आती हैं, जो कि कंटेनर में लॉक थी। असल में इनका कंडेंसेशन प्रोसेस शुरू था, और आगे जाने पर उन्हें एक एक्सरे मशीन भी नजर आती है, जो कि कोई नॉर्मल मशीन नहीं थी। वो एक ह्यूमन के मॉलिक्यूलर लेवल को स्कैन करके उनकी कंडेंसेंट फॉर्म को रेडी करते हैं। और अब ये लोग आगे एक और लैब में जाते हैं जहां पर उन्हें मजीद और स्पिरिट्स मिलती हैं, जो कि इंसानों की तरह ही थी और वो फुली रेडी थी बाहर आने के लिए। और इनको अंदर सेंट्रलाइजेशन मशीन भी नजर आती है। अब बाहर जो सोल्जर्स लड़ रहे होते हैं उन पर स्पिरिट्स अटैक कर देती हैं, जिससे कि आर्मी के बहुत सारे ऑफिसर्स मारे जा रहे थे। मैडी उस सेंट्रलाइजेशन मशीन को रीड करती है और उसे डिस्ट्रॉय करने का प्रोसेस शुरू करती है, और काफी स्ट्रगल के बाद मार्कलिन 16 प्लग्स को अलग कर देता है, पर इसके बावजूद भी कंटेनर्स में जो स्पिरिट थी वो जिंदा थी। अब एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे कि वो सब स्पिरिट्स ग्लास तोड़कर बाहर आ जाते हैं और वो उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी मार्कलिन को याद आता है कि इन प्लग्स के बीच में ही एक हैंगर है, वो भी खींचना होगा, और यहाँ पर मार्कलिन उसे खींचकर सीधा नीचे गिर जाता है, और डिस्कनेक्ट होने के बाद ये सब स्पिरिट गायब होने लगती हैं और बाहर भी एनवायरनमेंट खामोश हो जाता है। और जब ये लोग अब लैब से ऊपर जाते हैं तो एक अजीब सी आवाज सुनते हैं। वहाँ पर अंदर उन्हें एक कंटेनर में ब्रेन और नर्वस सिस्टम एक ह्यूमन का दिखता है, जो कि इस वजह से था ताकि ये स्पिरिट्स ह्यूमन से कनेक्ट कर सके। और मॉनिटर में हमें यहाँ पर एक आदमी का डेटा दिखाया जाता है, जिससे कि ये बात रिवील होती है कि इस लैब में ह्यूमंस को लाया जाता है, उन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और फिर उनके कंडेंसेंट लेवल पर क्लोन बनाए जाते हैं। इसीलिए एक तरफ उस क्लोन को और दूसरी तरफ ह्यूमन के ब्रेन या फिर नर्वस सिस्टम को कनेक्ट किया जाता है, ताकि कि वो क्लोन जिंदा रह सके और वो जो ब्रेन या फिर नर्वस सिस्टम है वो उस क्लोन से कनेक्ट रहकर उसको कंट्रोल कर सके। सेंट्रलाइज सिस्टम में प्रोग्राम था कि इन सब क्लोन्स को एज ए वेपन यूज करना है, इसीलिए ये स्पिरिट जो कुछ भी अपने सामने देखते थे उसको टच करके मार रहे थे, और इसीलिए वो सब स्पिरिट्स ह्यूमन को भी मार रहे थे। और ये सब गवर्नमेंट ने ही किया था ताकि कि वो एक डेडली वेपन बना सके। अब उन एक्सपेरिमेंट्स में कुछ खराबी हुई, जिससे कि ये स्पिरिट्स कंटेनर से बाहर आकर लोगों को मार रही थी, और ये कंटेनर में जो स्पिरिट्स थी वो असल में ह्यूमंस ही थे, पर इनके नर्वस सिस्टम और ब्रेन को कंटेनर में रखा गया था। मार्कलिन इन सब कंटेनर्स को डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे कि वो सारी स्पिरिट्स मारी जाती हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।